गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हम बेंजीन वाले हेलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको 4 प्रिपरेशंस जो है वो करवा दी थी। पहली रिएक्शन हमने डिस्कस की थी हेलोजिनेशन की, जिसमें हमने बेंजीन के ऊपर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना था और उसके लिए हमने लुईस एसिड की हेल्प ली थी। सेकंड रिएक्शन थी हमारी हंस-टिकर रिएक्शन, जिसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को यूज कर रहे थे। थर्ड रिएक्शन थी हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन और फोर्थ रिएक्शन थी हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। 4 रिएक्शंस के अंदर हमने प्रोडक्ट बनाए और इन सभी के अंदर जो हमारा हेलोजन था, हेलोजन एटम हमारा बेंजीन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हुआ था। तो हमने आज हमारी लास्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को यूज करेंगे और जो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उस पे हेलोजन अटैच करेंगे। कल वाली रिएक्शन और आज वाली रिएक्शन बिल्कुल छोटा सा फर्क है, लेकिन उस छोटे से फर्क से मतलब कंडीशन में छोटा सा फर्क है, लेकिन उस थोड़े से फर्क से हमारी रिएक्शन का सारा कोर्स चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो, पहले मैं वो रिएक्शन बता रहा हूं जो हमने कल की थी। कल हमने क्या किया था, सपोज करो मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी टॉलुइन, इसका कॉमन नेम है टॉलुइन और कॉमन आईयूपीएसी में यूज हो जाता है। इसमें मुझे ब्रोमीन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। पहले बोल रहा हूं ये कल वाली रिएक्शन है। तो हमने क्या, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ब्रोमीन जो होता है वो या तो लगेगा ऑर्थो पे या लगेगा पैरा पे। फिर हम दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि पैरा वाला जो होगा वो मेजर बनेगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन कम आएगी। तो मैं आपको मेजर प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, माइनर नहीं दिखा रहा। ये तो हो गई कल वाली रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को दोबारा देखो, दोबारा मैं इसको कर रहा हूँ आज वाली फॉर्म के लिए। मैंने क्या किया, मैंने टॉलुइन ले लिया, ब्रोमीन ही मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन इस बार लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जब आप इसी रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में करोगे, लाइट की प्रेजेंस वाली रिएक्शन पहले भी की थी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, उसमें आप एल्केन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे। तो यहां पे भी लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन कहां होगी, एल्केन पे। ये रहा एल्केन, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए क्या ऐड करते हैं, लुईस एसिड। अगर लुईस एसिड ऐड करोगे तभी बेंजीन पे प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज अगर आप लाइट की प्रेजेंस में करवाते हो तो बेंजीन हमारी इंटैक्ट रहेगी, बेंजीन हमारी अनरिएक्टिव रहेगी, प्रोडक्ट हमारा बनेगा सब्स्टिट्यूटेड चेन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ चला जाएगा HBr, सॉरी, और दूसरा ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन रहेगी। फिर आपने उस रिएक्शन में क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन में, जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्शन होती रहेगी, सारे हाइड्रोजन जब तक रिप्लेस नहीं हो जाते रिएक्शन चलती रहती है। सेम यहाँ पे ये फिर से रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, एक और ब्रोमीन आगे कंबाइन हो जाएगा, और उसके बाद अभी भी एक हाइड्रोजन है तो एक बार और रिएक्शन हो सकती है। समझ में आया? तो ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी जिसमें हम साइड चेन के ऊपर हेलोजिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये लो, तो ये हमारी लास्ट प्रिपरेशन थी। ठीक है, 5 प्रिपरेशन हमने कर ली। मैंने ना आपको बेंजीन वाले में फ्लोरीन और आयोडीन वाले कंपाउंड बनाने नहीं सिखाए। जो पहली रिएक्शन थी उसमें क्लोरोब्रोमो, फिर मैंने आपको हंस-टिकर रिएक्शन करवाई उसमें ब्रोमो, फिर मैंने आपको सैंडमियर और गेटरमैन करवाई उसमें भी क्लोरोब्रोमो, और इसमें भी मैंने ब्रोमीन का एग्जांपल लिया। मैं क्लोरीन का भी ले सकता था, लेकिन मैं आपको फ्लोरीन और आयोडीन वाले कंपाउंड नहीं करवा रहा। उसके लिए आपको वेट करना थोड़ा सा, जब आप 13 चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें करवाऊंगा। 13 चैप्टर में हमने 2 रिएक्शंस पढ़नी है, एक है हमारी बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, एक है मॉडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन।
उसमें फिर आप फ्लोरो और आयोडो वाले कंपाउंड बनेंगे। अभी के लिए क्लोरो ग्रुप काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की सारी प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 5 प्रिपरेशंस पढ़ी है हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, कम से कम भी 11-12 प्रिपरेशंस आपने पढ़ी हेलोएल्केन्स के लिए। फिर मैं आपको बारी बारी ये सजेशन दूंगा, आपको चाहे सारी फॉर्म याद ना हो, एल्कोहल वाली रिएक्शंस कर लेना इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपने मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल वाला पढ़ा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो भी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। आप रिएक्शंस के टाइप याद रखा करो ताकि आप कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सको, और कन्वर्जन्स आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपको ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस याद हो। मैं अभी आपको कन्वर्जन्स करवा नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी आपको सारी रिएक्शंस करवाई नहीं है। फिर हो सकता है किसी पर्टिकुलर कन्वर्जन में ऐसे रिएक्शन यूज हो जाए जो मैंने आपको भी बताई ना हो। कन्वर्जन्स करने का असली मजा तभी आएगा जब आप चारों चैप्टर कर चुके होंगे। लेकिन चलो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारी कन्वर्जन्स करवाऊंगा। चारों चैप्टर करने के बाद आपको हर एक कंपाउंड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा। आपकी कन्वर्जन आसान हो जाएगी। जितनी रिएक्शंस आपको याद होगी उतनी कन्वर्जन आप कर सकते हो। पेपर में कन्वर्जन 3 मार्क्स की भी आ सकती है, 5 मार्क्स की भी आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करने से आएगी। एनसीईआरटी की कन्वर्जन कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 99.99% चांस है, यानी कि 0.01% छोड़ रहा हूं मैं। 99.99% चांस है कि आपके जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से आ जाएंगे। तो बाकी बुक्स को छोड़ो, एमटीजी भी छोड़ो, सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया 2 ही बातें हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएंगी और वो हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 9th चैप्टर में याद होगा मैंने आपको थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवाया था, तो वो यहाँ पे आप खुल के करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू 9th में। चलो कट ही हो गया, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो जब आप बुक ओपन करोगे एनसीईआरटी या कभी, उसमें आपको बता रखा होगा कि हमारे पास उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, दिखने में कैसे हैं। फिर बात कर रखी होगी लोअर मेंबर दिखने में कैसे होते हैं, 2-3 कार्बन वाले। हायर मेंबर दिखने में कैसे होते हैं, इनको आग लगाएंगे तो लगेगी या नहीं लगेगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं। हमें सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। हेलोएल्केन्स की वैसे एक और प्रॉपर्टी अपने को डिस्कस करनी चाहिए, विच इज डाइपोल मोमेंट। पर ये वाली प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अंडर द हेडिंग नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे मैंने डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे हाइड्रोजन एटम की, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, पर यहां पे हमें एक्सेप्शन मिली थी। ऑर्डर हमने ये प्रेडिक्ट किया था, एक्चुअल में ऑर्डर हमें ये मिला था, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज। तो याद आया थोड़ा थोड़ा। रीजन दिया था मैंने, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो माना फ्लोरीन पे चार्ज ज्यादा आता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से डी कम आता है। फिर Q इंटू डी का प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लोरीन के लिए छोटा हो जाता है, क्लोरीन के लिए ज्यादा, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था ये मैं करवा चुका था, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। हमने सभी चैप्टर्स के अंदर ये 2 ही प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी होती है,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी। पहले मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारी सोल्यूबिलिटी, क्योंकि छोटी प्रॉपर्टी है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितनी ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूबिलिटी, अब देखो मैं आपको कोई भी एक चीज पकड़ा दूंगा, कोई भी, मैंने आपको एक सब्सटेंस पकड़ा दिया, मैंने बोला चेक करो ये सोल्यूबल है या नहीं, इसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में मुझे बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फटाफट नीचे से पानी भर के लाओगे, उसको पानी में डुबा दोगे। हम हमेशा ये करते हैं, हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर है, किसी भी चीज की सोल्यूबिलिटी चेक करनी होती है आपको उसको सबसे पहले पानी में डिसॉल्व करके देखते हैं। पानी में डिसॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, वाटर सोल्यूबल है। अगर पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ फिर मुझे केमिस्ट्री लैब जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री लैब जाके फिर मैं देखूंगा और कौन कौन से सोलवेंट है जिनके अंदर हमारा सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम सबसे पहले सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी फिर मुझे जाना पड़ेगा ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के साथ। ऑर्गेनिक सोलवेंट्स दो तरह के होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। वो फिर अपन देखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो सोल्यूबिलिटी की बात करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जितने भी हमारे हैलोएल्केन्स होते हैं, हैलोएल्केन्स के अंदर कार्बन हैलोजन की बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसमें हैलोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। शेयर्ड पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास ना ये सिचुएशन आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हैलोजन ने ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है और कार्बन ने कम। हैलोजन ने ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है तो उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसको ये लगेगा मैंने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, मैं अमीर हो गया। सिमिलरली कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। कोवलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल है हमारा पोलर। ठीक है, तो हमारे जो हैलोएल्केन्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के। सोल्यूबिलिटी के लिए एक रूल हमारे पास है, उस रूल को आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब सोलवेंट ये बोलते हैं, सोलवेंट जो होते हैं हमारे वो ये बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो मेरे जैसा होगा मैं तो उसी को अपने अंदर डिसॉल्व करूंगा। मेरे जैसे से क्या मतलब है, अगर सोलवेंट हमारा पोलर होगा, अगर सोलवेंट हमारा पोलर होगा तो वो क्या बोलेगा, सब्सटेंस भी पोलर होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। और अगर सोलवेंट हमारा नॉन पोलर होगा तो हमारा सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। सेम नेचर वाले जो होते हैं वो सोल्यूबिलिटी शो करती है। पानी के अंदर सोल्यूबल होने की दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारा मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल भी पोलर होता है। ये मैंने आपको इसकी पोलैरिटी दिखा दी। पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है तो ये किसको डिसॉल्व करेगा, जो पोलर होंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो जो भी सब्सटेंसेस आप इसमें डिसॉल्व करेंगे वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए। यहीं पे प्रॉब्लम है। हैलोएल्केन्स पोलर है, पानी भी पोलर है, लेकिन हैलोएल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे डिसिमिलैरिटी होगी। डिसिमिलैरिटी की वजह से मेरे पास पहला पॉइंट ये आया, हैलोएल्केन्स बीइंग पोलर, पोलर होने के बावजूद आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर होने के बावजूद भी ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि पानी में मिक्स होने के लिए दो कंडीशंस थी, ये एक ही फॉलो कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक वाटर। पानी की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। अब पानी वाली पॉसिबिलिटी तो गई, तो हमारे हैलोएल्केन्स किसमें सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी दो केस थे,
पोलर और नॉन पोलर। तो ये कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे? जो पोलर होती है। पोलर वालों में क्यों? खुद भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो पोलर हैं? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ईथर पोलर है, अल्कोहल पोलर है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे जो हेलोल्केन्स होती हैं वो सोल्यूबल होती हैं। तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूबिलिटी का पोर्शन आ गया। इतना ही बताना था। पहले आपको ये रीजन देने कि हमारे पास जो हमारे हेलोल्केन्स हैं वो पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं होते, फिर अगर पानी में सोल्यूबल नहीं है तो जिनमें सोल्यूबल है उनके बारे में बताना। क्लियर हो गया होगा? इतना ही है हमारे पास हमारा सोल्यूबिलिटी का पार्ट। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ पूछना है या जो अपनी पहले वाली रिएक्शन थी उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो यस कर लिखो। ठीक है रामकृष्ण, मनजोत, पुलकित, कुलदीप और ललित। तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूबिलिटी वाला पोर्शन था, सिंपल सा पोर्शन। और इसमें अगर पूछने वाली चीज आएगी तो एक ही आएगी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा ये बता के, कहेगा पानी पोलर है, हेलोल्केन्स भी पोलर है, नेचर सेम है फिर भी क्यों नहीं डिसॉल्व करता? क्योंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। तो वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कहेगा भी तो पोलर पोलर होने चाहिए, तो अपने को भी लगेगा हाँ हाँ होने चाहिए, पर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। पहली हमारी प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की, सॉल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट की। देखो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम लिया बॉइलिंग पॉइंट का। तो जब मैं पर्टिकुलरली बॉइलिंग पॉइंट का नाम लूंगा तो मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जो नेचर बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करेगा, जो भी ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो सेम ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड आएगा तो मैं अलग से बताऊंगा। समझ रहे हो? मतलब मेल्टिंग पॉइंट जहां पे डिफरेंट नेचर शो करेगा मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए समझा रहा हूं, तो आप बैठ के वेट नहीं करोगे कि भी मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा। अगर मैंने सभी बातें बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोली हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे भी अप्लाई होगी। जो बातें नहीं अप्लाई होती मैं अलग से बता देता हूँ। अभी इसमें एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा +1 क्लास में 5th चैप्टर में, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करवा रहा था। वहां पे एक फोर्स थे वैन डर वाल फोर्सेस, तो वहां पे हमने +1 चैप्टर में पढ़ा था। फिर +1 के अंदर ही 12th चैप्टर और 13th चैप्टर जो हमारे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर थे, वहां पे भी आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको एक 5 पॉइंट्स का ज्ञान दिया था। मैंने बोला था जब भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आए वो 5 पॉइंट लिख लिया करो। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का नेचर फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसका नेचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर आपको वो 5 पॉइंट याद है। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर पहले याद नहीं किया तो अब कर लेना, क्योंकि 10th चैप्टर फिर 11th चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे, फिर 12th में दोबारा पढ़ेंगे और फिर 13th में दोबारा पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर के अंदर यही रीजन आएगा, कुल मिला के यही रीजन आएगा। मतलब मैं कितनी मर्जी बातें बोल लूं, लेकिन जब मैं कंक्लूजन निकालूंगा तो यही कंक्लूजन है जो यहाँ पे लिखा। क्या कंक्लूजन है? स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहा हूँ। स्पेशली boiling point of any organic molecule depends on van der Waal force of attraction.
बहुत टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कौन से अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्ट। हमारे अर्थ पे यूनिवर्स में जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनमें से जो सबसे वीकेस्ट है वो कौन है? वैन डर वाल है। अट्रैक्टिव है मैंने बता ही दिया, बट इट कैन बी रिपल्सिव आल्सो। अट्रैक्शन भी एक लिमिट तक अच्छी होती है ना, अगर आप उससे भी ज्यादा अट्रैक्शन शो करने की कोशिश करोगे तो वो रिपल्शन में बदल जाएगी। पर चलो ठीक में नहीं जाते, प्रदीप सर से पूछना, ठीक है, उनका दिमाग खाना, वो बताएंगे। वैन डर वाल रिपल्शंस कैन बी रिपल्सिव आल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वैन डर वाल फोर्सेस के जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। यूनिवर्स के अंदर जितना भी मैटर है, मैंने मैटर बोल दिया मतलब कुछ भी, यूनिवर्स के अंदर जितना भी मैटर है सबके बीच में वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट है अट्रैक्शन की फॉर्म में। यानी कि मैं हो गया, लैपटॉप हो गया, लेक्चर स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, हम सभी मैटर के पार्ट हैं, हम सभी में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और अगर अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये मोबाइल उड़ के मेरे मुंह पे क्यों नहीं लगा? अट्रैक्शन है ना, तो लगना चाहिए था, पर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मैंने आपको पहली लाइन में आंसर दे दिया, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतने वीक है कि हम फील नहीं कर पा रहे, इतनी कम अट्रैक्शन। समझ गए? तो वैन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। इनको कौन डिसाइड करता है? इनको डिसाइड करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे मॉलिक्यूल का साइज। छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं छोटा सरफेस एरिया, बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं बड़ा सरफेस एरिया। जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कड़ी से कड़ी मिला रही है, ठीक है। सरफेस एरिया किस पे डिपेंडेंट है? सरफेस एरिया डिपेंडेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। सबसे पहले जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया। फिर इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाले, तीन कार्बन वाले, इसका सरफेस एरिया, बस मैंने सर्कल लगाना, कुछ नहीं करना। इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया। आप देखो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रही है मेरा सर्कल जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। सर्कल बड़ा होने का मतलब है, वैसे सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। मैथ वाले बच्चे भी गलती निकाल देते, मैंने खुद को सही कर लिया। तो एलिप्स का जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है ना। जैसे जैसे एलिप्स का साइज बड़ा होता जाएगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? और फिफ्थ फैक्टर है हमारा ब्रांचिंग। यहीं पे आना था, वो जगह थोड़ी कम थी तो मैंने नीचे लिख दिया। वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ब्रांचिंग के। मतलब आपकी जो कार्बन चेन है वो जितनी लंबी चलेगी उतना सही रहेगा। जैसे जैसे उसमें सब्स्टिट्यूएंट आने शुरू हो जाएंगे उसकी लंबाई कम हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये 5 कार्बन की चेन है, इतना एरिया है, मैंने क्या किया इसमें ब्रांचिंग ले आया मैंने, तो इतना एरिया जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। दोनों शेप्स में क्या डिफरेंस है? सर ये एलिप्टिकल शेप है, लगभग ड्राइंग अच्छी नहीं है सॉरी, तो ये एलिप्टिकल शेप है और ये स्फेरिकल। हमारे पास जितनी भी शेप्स अवेलेबल हैं उन सभी शेप्स में से स्फीयर का जो एरिया होता है वो मिनिमम होता है। मैं नहीं बोल रहा, टीचर से पूछ लेना, ये मैथ का क्वेश्चन है तो टीचर से पूछोगे। जितनी भी शेप्स अवेलेबल हैं सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। तो आप ये देखो स्ट्रेट चेन में जब आप ब्रांचिंग लेके आते हैं वो एलिप्स से स्फीयर बन जाती है। जब एलिप्स से स्फीयर बनेगी तो एरिया कम, एरिया कम हुआ, फोर्सेस कम हुए, फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। इस 5 पॉइंट का रट्टा मार, ये आपको अगले 4 चैप्टर्स तक काम देंगे। अगर आप इसका रट्टा मार लोगे तो हमारा पूरा लेक्चर वेस्ट नहीं हुआ करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। मैं आपको ये चीज बताया करूंगा, आपको ये चीज याद होगी तो आपको सीधा एग्जांपल देके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया?
अब पेपर में ये नहीं आता कि एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट, पेपर में वो क्या करेंगे, 3-4 मॉलिक्यूल दे देंगे, कहेंगे इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल पहले पूछता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे। सबसे पहले ये देखो, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, 1 और 2? 2 का। 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, यही हुआ। अगला देखो, मेरे पास ये एग्जांपल आ गया, आराम से देखना, सोच समझ के जवाब देना। वन और टू, 1 और 2? 1। अच्छा, मनजोत ने बोला 1। 1 का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वो सही है। क्यों सही है, इसमें हमारे पास फेड चेन है, ब्रांच जो है, ब्रांच भी नहीं आ रही, कॉर्नर भी है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट की थोड़ी सी ब्रांचिंग है, जिसकी वजह से एरिया कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, जो हमारा क्लोरीन था, वो स्ट्रेट चेन के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन था वो ब्रांचिंग में चला गया। ब्रांचिंग में जाने पे ना सरफेस एरिया कम हो जाता है, मैंने बताया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम आएगा। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए। कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मैंने बताया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने से। ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मैंने ये भी समझा दिया। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है मेरे को, वो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे होंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसको ध्यान से देखो एक बार, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक तो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है और एक ना मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, सॉरी ब्रोमीन का था। अभी डिफरेंट हाइड्रोजन वाला समझाऊंगा, अभी सेम वाला लेके चलते हैं। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, 1 या 2? 1 का। दोनों का इक्वल होगा। 2 का। अच्छा, किसी को 1 का लग रहा है, किसका लग रहा है 1 का, किसको लग रहा है 1 का? मंजोत को। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। तो देखो, ये 1 है और ये 2 है। अभी अभी वही कंफ्यूजन हुई कि ब्रांचिंग जो है वो क्या करेगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी। ब्रांचिंग वाला जो कंसेप्ट है वो लास्ट है, उससे पहले कौन सा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ कार्बन्स का। इसमें 4 ही कार्बन है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ब्रांचिंग तो बाद में देखेंगे। ब्रांचिंग आपने कब देखनी होती है, जब आप इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब जब हमारे पास कार्बन एटम्स सेम आ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, तो आप इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एन पेंटाइल क्लोराइड कॉमन नेम, ये सॉरी ब्रोमाइड, क्लोरीन से पता नहीं क्यों आया था। ये हमारा आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, आइसो क्यों है ये, CH3 CH CH3। फिर एक मेरे पास आएगा नियोपेंटाइल, ये रहा नियोपेंटाइल। तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो सर, पेंटाइल पेंटाइल पेंटाइल, सर तीनों में पेंटाइल आ रहा है, इसका मतलब मेन हमें क्या देखनी है, ब्रांचिंग। यहाँ पे मैं ब्रांचिंग देखूंगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आप किसी मर्जी को चेक करो, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी टोटल 5 कार्बन है और इसमें भी टोटल 5 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम से मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा, अब मुझे क्या देखनी पड़ेगी, ब्रांचिंग देखनी पड़ेगी। तो ब्रांचिंग जो है वो सबसे ज्यादा इसमें है, 2-2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है उससे ज्यादा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सबसे ज्यादा। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट है
जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट समझानी थी। ये ऑर्डर अगर याद रहेगा तो आपकी गलती नहीं होगी, आप हमेशा सही आंसर दिया करोगे। तो पहली बात तो ये थी। इसमें ना मैंने कार्बन एटम्स को चेंज किया, हेलोजन मैंने सेव रखा। अगर मैं हेलोजन चेंज करूंगा तो क्या होगा, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कार्बन के साथ फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? ये तीन फैक्टर फॉलो करूंगा मैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस पे, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे यानी कि साइज पे। कार्बन तो चारों में कॉमन है, तो कार्बन का साइज तो सेम आ रहा होगा। हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा, तो सरफेस एरिया बढ़ता गया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो ये हमारे पास हमारा ऑर्डर है डिफरेंट हेलोजन वालों के लिए। आयोडीन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला। समझ में आ गया? ये तो हो गई आपस में लड़ाई। आप एक हेलोएल्केन को दूसरे हेलोएल्केन से कंपेयर कर रहे हैं आपस में। अब इनकी लड़ाई करवाते हैं दूसरों के साथ। दूसरों के साथ लड़ाई करवाने से मेरा मतलब है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। 2 कार्बन वाला इथेन, 2 कार्बन वाला इथीन, 2 कार्बन वाला इथाइन और 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन। इन चारों में से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ वाले का। बच्चे भी दे सकते हैं। हाँ जी ललित, फोर्थ का। कौन है फोर्थ? ये है क्या? हाँ जी सर। अच्छा जी, चलो ललित ने बोला हेलोएल्केन का ज्यादा होगा। कोई एग्री डिसएग्री करता हो? मनजोत कुछ कह सर रहे ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड का। एक और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हो सकता है एल्काइंस का ज्यादा हो, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है। अभी आंसर इसका देंगे। और किसी को कुछ लग रहा हो? इन दोनों के अलावा कोई और है क्या टक्कर में? ये बोल दो कोई, उसको बेचारा अकेला रहेगा, उसका साथ दे दो। सही गलत छोड़ो, कोई नाम नहीं इसका। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी साइड हूँ। तो मैंने ये देखा दोनों मनजोत गलत है। दोनों मनजोत, एक ने बोला सिंगल बॉन्ड, एक ने बोला ट्रिपल बॉन्ड। आंसर रॉन्ग है। मैं भी गलत हूँ, मैंने डबल बॉन्ड बोला था। ललित ने बोला था हेलोएल्केन्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब उसका रीजन दे दो सर। ये तो हमें पता लग गया, रीजन क्या है? रीजन बड़ा सेम है। मैं ना इनका बॉइलिंग पॉइंट इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्यों? ये वाला बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस पे, जो डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। चारों चेन्स के अंदर 2-2 कार्बन आ रहे हैं। 2-2 कार्बन आने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया होगा वो लगभग सेम होगा। सरफेस एरिया सेम होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस भी सेम होंगे और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो फिर अब क्या करूं? फिर मुझे याद आया इसका नेचर। इन तीनों में से, सॉरी इन चारों में से ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये वैन डर वाल्स फोर्सेस तो शो करता ही करता है, उसके अलावा ये पोलर नेचर भी शो करता है। पोलर नेचर है ना कार्बन हेलोजन बॉन्ड का। तो एक्चुअल में हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस तो सब में कॉमन है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ पोलर नेचर भी है। पोलर नेचर क्या करता है? पोलर नेचर में मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। इसका नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। अट्रैक्शन शो करेगा तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गए, साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होगा तो फिर उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हेलोएल्केन्स का पोलर नेचर होने के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस का भी कंसेप्ट है। 2 यहाँ पे फैक्टर जो है वो काम कर रहे हैं। 2-2 टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसलिए हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा आता है। इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस तो हैं पर इनका पोलर नेचर नहीं है क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, ये नॉन पोलर है।
इनमें एक ही फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स, और इनमें वैन डर वाल फोर्स प्लस पोलर। इस वजह से उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा आती है। तो 3 पॉइंट बताए हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के। अगर तीनों में से किसी में भी दिक्कत है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर करो। ठीक है रामकिशन, ललित और पुलकित। ठीक है जी, तो बस करो भी। इसमें हमारा ना हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट था वो हो गया। हेलो एल्केन्स का नहीं हुआ अभी, मैंने आपको बेंजीन वाले कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। 2 ही पॉइंट्स हैं उसमें, ज्यादा नहीं है पॉइंट्स। और वहां पे मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट का एक पॉइंट डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं की। इसका मतलब जो नेचर हमें बॉइलिंग पॉइंट वाला मिल रहा है वो सेम नेचर हमें मेल्टिंग पॉइंट का मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट में भी ये सेम ट्रेंड मिलेंगे, हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा इनके केस में। बेंजीन वाले में एक एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा हटके आता है, उसके बारे में फिर आप कल बात करेंगे। ठीक है, पुलकित एफ ब्लॉक की जो वीडियो है वो आपको एक आध दिन में दे देंगे, आज से दूंगा कल दे दूंगा, तो एफ ब्लॉक की वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी फिर आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।